हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के एक नए पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? समकोणीय समानांतर षटफलक या आयत घन। देखिए, ये आपके किताब का पाठ संख्या कितना है? 4 है। कौन सा पाठ? आयत घन। देखिए, सबसे पहले आयत घन में यह बात जानना जरूरी है कि आयत घन का एक और नाम भी है। आयत घन को ही क्या बोलते हैं? घनाभ भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। और इंग्लिश में ही इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। और हिंदी में इसके दो नाम हैं, घनाभ भी बोलते हैं और आयत घन भी बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है, इसीलिए पूरे पाठ के दौरान अगर हम घनाभ या आयत घन कहें तो समझिएगा दोनों क्या है? एक ही है। आइए सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि आयत घन या घनाभ आकृति के वास्तविक जीवन में कौन कौन से उदाहरण हैं। हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए, जैसे इस बॉक्स को देखिए, इस कागज के बॉक्स को, आप बड़ा बॉक्स भी देखे होंगे। इस बॉक्स की आकृति जो है, ये बॉक्स की जो आकृति है, यही आकृति क्या है? घनाभ आकृति या आयत घन की आकृति है। ठीक है, चाहे इसके और उदाहरण, जैसे ये मैच बॉक्स को देख लीजिए, ये माचिस की डिबिया है, ये क्या है? यह आकृति भी क्या है? आपका आयत घन ही आकृति है। ठीक है, जैसे इसके बाद देखिए, जैसे ये रबड़ हो गया, ये रबड़ भी जो है ये एक आयत घन ही आकृति, बस ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। इसके अलावा आप देखिए, आप जो जिस किताब से आप लोग पढ़ते हैं वह किताब आकृति भी जो है वो वास्तविकता में क्या है? एक आयत घन ही है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे कोई कमरा है, अगर कोई कमरा भी है, अगर उस कमरे का गौर से देखिए, अगर ऊपर का सतह अगर समतल है तो उसकी भी आकृति करीब करीब किस प्रकार की होती है? घनाभ आकृति के जैसी ही होती है, नहीं होती? अब देखिए, सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, इस घनाभ आकृति को अपने बोर्ड पे बनाते हैं कि इस घनाभ आकृति को बनाते कैसे है। देखिए, घनाभ आकृति को बनाते कैसे है? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक आयत बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, और यहाँ भी एक पीछे भी एक आयत बनाते हैं और इनके शीर्ष बिंदुओं को थोड़ा जोड़ देते हैं। आप परीक्षा में भी क्या कीजिएगा? ऐसे ही घनाभ बनाइएगा। तो ये क्या है? मेरा एक घनाभ आकृति है। चलिए जल्दी से हम लोग इसके नामों को लिख लेते हैं। ये वास्तविकता में क्या है? एक आयत घन है, या इसी को क्या बोलते हैं? घनाभ भी बोलते हैं। इसी को देखिए इंग्लिश में क्यूबॉइड भी बोलते हैं। अब देखिए, चित्र बना लेने के पश्चात थोड़ा चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घनाभ आकृति का निर्माण हुआ कैसे है। गौर से देखिए, इसको समझाने के लिए हम आपको फिर से एक पुस्तक का उदाहरण लेते हैं। आप जानते हैं ये पुस्तक की आकृति वास्तविकता में क्या है? एक घनाभ आकृति है। लेकिन ये पुस्तक का निर्माण हुआ कैसे है? पुस्तक का निर्माण हुआ है पेज से। गौर से देखिए, ये एक पेज है। वास्तविकता में इस आकृति को कहते क्या है? ये एक आयत क्षेत्र है या एक आयत है या आयताकार सतह है, जिसमें क्या है? एक देखिए, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? लंबाई, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? चौड़ाई। इसको जरा ध्यान में रखिए। अब अगर इसी तरह के कई आयताकार सतहों को एक के ऊपर एक अगर हम रखते चले जाएं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, तो क्या यह पुस्तक का निर्माण नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी एक घनाभ आकृति का निर्माण वास्तविकता में आयत क्षेत्र से ही हुआ है, चाहे वो यह पुस्तक हो, चाहे वह यह डिब्बा हो। दोनों का ही निर्माण सिर्फ और सिर्फ किससे हुआ है? आयत क्षेत्र से ही होता है। किसका निर्माण? घनाभ का निर्माण। इसीलिए गौर से देखें, इसके सतह सबको देखें, इसका यह सतह भी देखिए गौर से, यह एक आयत है। इसके इस सतह को भी देखिए, क्या है? ये एक आयत है। ये भी सतह, सभी सतहों को देख लीजिए, सभी क्या है? आयताकार ही है। यानी कुल मिलाकर हम लोग क्या समझे कि घनाभ जो होता है या आयत घन, उसका निर्माण आयत क्षेत्र से ही होता है। अब देखिए, वैसे फिर से एक बार देखते हैं, घनाभ आकृति का निर्माण तो एक आयत से हुआ था। इसमें सिर्फ क्या होती है? दो विमाएं होती है, एक होता है लंबाई और दूसरा क्या होता है? चौड़ाई। लेकिन जब इससे घनाभ का निर्माण होता है तब उसमें देखिए 3 विमाएं होती है, एक होता है लंबाई, दूसरा को क्या कहते हैं? चौड़ाई, और तीसरे को क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। आइए जल्दी से हम लोग भी अपने घनाभ जो बनाया बोर्ड पे उस पर भी लिख लेते हैं। देखिए, इसमें जो ये लंबा हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? लंबाई। इसको क्या कहेंगे? लंबाई। इसको कहिएगा क्या? चौड़ाई। ठीक है, और इस भुजा को क्या कहिएगा? ऊंचाई। ठीक है,
इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई। वैसे देखिए लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसीलिए इस दूरी को या इस भुजा को एल अक्षर से भी प्रदर्शित किया जाता है। चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, इसीलिए इस भुजा को बी अक्षर से भी प्रदर्शित करते हैं। और ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं, इसीलिए इसको एच अक्षर से भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आइए थोड़ा सा घनाभ के बारे में और जानते हैं। घनाभ में बता सकते हैं कुल कितने सतह होते हैं। गौर से देखिए कितने सतह होते हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक सामने का, एक पीछे का, एक बाएं का, एक दाएं का। तो कुल मिलाकर घनाभ में कितने सतह होते हैं। देखिए सतह को ही फलक भी बोलते हैं, ठीक है। कितने सतह होते हैं इसमें भी देखिए, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे, एक आगे। कुल मिलाकर कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं। उसके बाद एक जानने की चीज और क्या है, शीर्ष बिंदु। क्या चीज, शीर्ष बिंदु कितने होते हैं। शीर्ष बिंदु किसको कहते हैं, शीर्ष बिंदु कोना को कहते हैं। एक बात बताइए, इसमें कितने कोने हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये देखिए ऊपर में 4 कोने हो गए, नीचे में भी देखिए 4 गो कोना है, 4 गो कोना है, इसीलिए इसमें कितने शीर्ष बिंदु हैं, 8। वैसे हमारे इसमें भी देख लीजिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऊपर 4 और नीचे भी 4, यानी कुल मिलाकर 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। उसके बाद बताइए भुजाओं की संख्या। भुजाएं जल्दी से लिख लेते हैं, भुजाएं कितनी होती हैं। भुजाओं को ही किनारा भी बोलते हैं। कितने किनारे होते हैं, किनारे मतलब एज होते हैं। देखिए इस लंबाई को, ये एक एक क्या है, इसकी भुजा है या एक एक किनारा है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। देखिए नीचे हो गए 4, ऊपर भी देखिए क्या है, 4 गो किनारा है या 4 गो भुजा है, और देखिए 4 गो खड़ा भुजा भी है। यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 4 8, 4 3 12 गो भुजा होता है। उसके पश्चात हम लोग को जानने योग्य बात क्या है कि विकर्ण कितने होते हैं। क्या चीज, विकर्ण। देखिए विकर्ण किसको कहते हैं, विपरीत बिंदुओं को, विपरीत शीर्ष बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो हमारे कितने शीर्ष बिंदु है, 8। अब 2 वो शीर्ष बिंदु से मिलकर यहां से यहां तक की दूरी, समझिए बात को, यहां से यहां तक की दूरी जो है, इसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहा जाता है। तो 2 गो शीर्ष बिंदु से 1 गो विकर्ण बना, फिर ई 2 गो से बनेगा, फिर ई 2 गो से बनेगा, और फिर ई 2 गो से बनेगा। तो कुल कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं, नहीं होते। अब देखिए ये सब जानने के बाद आपको कुल मिलाकर आप बेसिक चीज जान गए कि घनाभ में क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके पश्चात कौन कौन से फॉर्मूले हमको इस पाठ में पढ़ने हैं। सबसे पहले आइए कि घनाभ में हमको कौन कौन सा इस पाठ में फॉर्मूला पढ़ना। पहला फॉर्मूला पढ़ना है आपको समग्र तल के क्षेत्रफल का। किसका, समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल आप जानते हैं, समग्र तल का मतलब सब तल का क्षेत्रफल। कुल मिलाकर कितने तल होते हैं आप जानते हैं, सतह मतलब ही तल भी होता है, 6 गो तल होता है, एक ये 6 तल होता है। तो सबका क्षेत्रफल को बस जोड़ देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल। कई किताबों में आपको मिल जाएगा यह नाम। यानी सभी सतहों के क्षेत्रफल को बस क्या करना, आपको जोड़ देना है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, गौर से देखिए इसमें भी ये सामने वाला जो सतह है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि यह क्या है, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना। देखिए हम क्या बना रहे हैं, ये सामने वाला सतह बना रहे, इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, ये तो आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होता। तो ये देखिए L है, लेकिन ये दूरी क्या है, अगर ये H है तो ये भी क्या है, गौर से देखें तो ये भी H है, ये H है, ये भी H है, ये भी क्या हो जाएगा आपका H है, ये पीछे वाला भी, ये भी भुजा क्या है, H ही है। तो यह सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ये L है तो ये क्या है H, यानी L गुना क्या होगा H, यानी लंबाई गुना ये ऊंचाई। अब गौर से एक बात याद रखिएगा कि घनाभ आकृति में सामने के सतह का जितना क्षेत्रफल होता है उसके ठीक पीछे का यानी विपरीत पीछे का भी क्षेत्रफल क्या होता है उतना ही होता है। दोनों क्या होते हैं, एक जैसी ही आकृति होती है। इसीलिए अगर आगे का क्षेत्रफल L गुना H है तो पीछे का भी क्या होगा, L गुना H ही होगा, नहीं होगा। अब आइए इधर के क्षेत्रफल पे,
इधर वाले सतह का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ लंबाई की जगह क्या है, b है, और यहाँ क्या है, h है, यानी b गुना h। नहीं हुआ। अब हम आपको क्या बोले, इधर का क्षेत्रफल जितना होगा, इधर का क्षेत्रफल जितना होगा पीछे का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, यानी इधर वाला इस तरफ का जो सतह है उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, b गुना h ही होगा। अब आइए ऊपर के सतह का, ऊपर के सतह का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। सब सतह ही आयताकार होता है, इसीलिए लंबाई गुना चौड़ाई ही करेंगे। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो गौर से देखिए ये क्या है, l है, ये लंबाई है, तो ये भी क्या होगा, लंबाई l ही होगा, यहाँ से यहाँ तक। और ये दूरी आप जानते हैं क्या है, चौड़ाई है, नहीं है, तो l गुना b। ठीक है। अब देखिए ऊपर जितना होगा नीचे भी क्या होगा, उतना ही होगा। अभी आपको बताए थे विपरीत सतह का क्षेत्रफल एक जैसा होता है। तो बस इसको क्या करें, जोड़ दें। देखिए l गुना h जोड़ l गुना h, तो क्या हो गया 2lh, नहीं bh 2 बार है तो क्या हो गया 2bh, और देखिए यहाँ पे lb भी 2 बार है तो क्या हो गया 2lb। नहीं हो गया। अब देखिए सबसे क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या आया, l गुना h जोड़ b गुना h जोड़ l गुना b। नहीं आ गया। अब इसी को थोड़ा देखिए सजा के अगर हम लोग लिख दें तो क्या आपको आएगा, पहले lb लिख देते हैं, फिर bh लिख देते हैं, फिर उसके बाद lh लिख देते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको समग्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र आपको आया क्या, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई है। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से ही हम लोग क्या करेंगे, अनेक सवालों को हल करेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग कौन फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल। अब आप कहिएगा ये क्या है, 4 दीवार का क्षेत्रफल। कभी कभी आपको कई प्रश्नों में आपको जानते हैं कहा जाएगा कि एक घनाभ आकृति का घर है, तो घर भी या कमरा है, इस तरह का एक कमरा बनाया गया है, तो आप इसके 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालिए। तो गौर कीजिए 4 दीवार का अगर क्षेत्रफल कहा गया तो इसमें ऊपर को लेंगे आप, नहीं लेंगे, नीचे को लेंगे, नहीं लेंगे, सिर्फ क्या करेंगे 4 दीवार, बगल के जो 4 सतह है उन्हीं का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो बस उसी का क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, बस ऊपर का क्षेत्र नहीं लेंगे और नीचे का क्षेत्र नहीं लेंगे। हमारे इस चित्र में क्या है, l इंटू h। ठीक है। पीछे का कितना होगा, पीछे भी उतना ही होगा, l गुना h। दाई तरफ का क्या होगा, b गुना h, और इस तरफ का क्या होगा, वो भी b गुना h हो गया। यही 4 को चारों तरफ के सतहों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपको 4 दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ये क्या हो गया 2lh जोड़ 2bh। अब देखिए इसी को बस थोड़ा सजा के लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा l। देखिए दोनों में h भी है तो h भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी क्या आपको आ गया, एक सूत्र आ गया। तो ये भी क्या है आपका एक सूत्र है, एक ये सूत्र आया, यानी ये सूत्र मेरा किसका आया, 4 दीवार के क्षेत्रफल का सूत्र आया। इसके बाद एक और सूत्र देखते हैं, वो होता है आयतन का सूत्र। क्या होता है, आयतन का। आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का आयतन बताइए। आयतन मतलब आप जानते हैं ना होता क्या है, आयतन का मतलब अगर मान लेते हैं ये पूरी तरह से ठोस है तो इसके अंदर कितना लोहा है, या मान लेते हैं अगर ये इधर से खाली है तो इसके अंदर अगर जल डालें तो कितना जल आएगा। यानी इसकी क्षमता निकालने के लिए जब आपको कहा जाएगा तब आप क्या निकालेंगे, इसका आयतन। तो इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका आयतन बहुत आसान होता है, याद रखें, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सिर्फ आप तीनों विमाओं को क्या कर दें, गुना कर दें, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये भी देखिए आपको क्या है, एक सूत्र है, किसका, आयतन का। और एक लास्ट सूत्र और इसमें पूछा जाता है, वो क्या है, विकर्ण के लंबाई का सूत्र। आपको देखिए प्रश्न क्या होगा, बताइए कि एक कमरा है, घनाभ आकृति का एक कमरा है, इसमें बताइए सबसे बड़ा डंडा कितना बड़ा फिट होगा। ठीक है, तो आप बताइए सबसे बड़ा डंडा कौन सा फिट होगा। इस कोने से लेकर इस कोने तक विपरीत जो कोण है उसके बीच की दूरी, इतना ही बड़ा डंडा सबसे लंबा फिट होगा। यानी ये क्या है, वास्तविकता में विकर्ण है। तो कभी कभी आपको विकर्ण की लंबाई भी पूछ दी जाएगी, तो विकर्ण की लंबाई निकालेंगे कैसे, किसकी लंबाई, विकर्ण का। विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है,
जल्दी से देखें, विकर्ण की लंबाई निकालना बहुत आसान होता है। इसका सूत्र होता है लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग, यानी वर्गमूल के अंदर l² जोड़ b² जोड़ h²। यही आपका क्या है, विकर्ण निकालने का सूत्र है। इससे आपको क्या आएगा, विकर्ण की लंबाई। और एक काम करें, सबकी इकाई लिखना ना भूलें। जैसे यह क्षेत्रफल है तो आप जानते हैं ना, ये क्या होगा, इतना वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा, वर्ग इकाई में। चार दीवार का भी क्षेत्रफल है तो ये भी आपको क्या होगा, इतना वर्ग इकाई। उसके बाद देखिए आयतन है तो इसका क्या होगा, इकाई, घन इकाई, घन इकाई। और ये क्या, ये तो एक लंबाई है तो यानी सिर्फ क्या होगा, इकाई। कुल मिलाकर बस यही चार सूत्रों का प्रयोग करके आपको सभी सवालों को हल करना है। एक बात और, ये बताइए कि घनाभ का तो सब सतह क्या होता है, एक आयत होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसा ही घनाभ हो जिसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या हो जाएगा। इसी का मेरे कहने का अर्थ है, घनाभ का ही एक विशिष्ट रूप आपको और पढ़ना है जिसको क्या बोलते हैं, घन। उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, घन। घन को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। अब देखिए अगर कहा जाए ऐसा आकृति किसका होता है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब हो जाए बराबर, जैसे लूडो का पासा, जैसे मैजिकल क्यूब, आप घुमा घुमा के सभी रंग एक तरफ बनाते हैं ना, वो क्यूब। या लूडो का पासा, देखिए उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, एक ही जैसा होता है। उस आकृति को क्या बोलते हैं, वो भी फिर कहते हैं, वो भी क्या एक प्रकार का घना भी है, लेकिन उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर हो जाता है। इसीलिए उसका एक और विशिष्ट नाम क्या है, क्यूब है। तो क्यूब कैसे बनता है, तो क्यूब में देखिए, क्यूब बनता है वर्ग से। किससे बनता है, वर्ग से। यानी ये बनता है आयत से और ये बनता है किससे, वर्ग से। इसमें सभी सतह वर्गाकार होते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए इसको ए अक्षर से ही प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं सब क्या है, समान नाप का होता है। ठीक है, और ये ए क्या है, भुजा। हम यहाँ भुजा लिख देते हैं। सब क्या है, ए क्या है, भुजा है। इसमें लंबाई, चौड़ाई सब ऊंचाई बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, घन बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है, सभी चीजें घन जैसी ही होती हैं, बस उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कितने सतह होंगे, फिर से इसमें सतह या फलक की संख्या कितनी होगी, तो 6 इसमें भी होती है। शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, शीर्ष बिंदु इसमें भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। भुजाएं या किनारा कितना होता है, भुजाएं या किनारा कितना होता है, 12 होते हैं। विकर्ण कितने होंगे, 4 इसमें भी होंगे। ठीक है, विकर्ण कितने होंगे, 4। अब देखिए इसमें भी क्या है, यही 4 फिर से फॉर्मूला है। और वो देखिए तुरंत निकलेगा। सबसे पहला देखिए किसका सूत्र, समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र। कैसे निकलता है, गौर करें, सभी तलों के क्षेत्रफल को जोड़ने से ही ना समग्र तल मिलता है। इसका देखिए सब तल क्या है, वर्गाकार है, नहीं है, ये क्या है, एक वर्ग है। सभी तल क्या है, वर्ग। अगर इसकी एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी क्या है, ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए गुना ए, नहीं हो जाएगा, ए गुना ए, यानी ए का स्क्वायर, ए का वर्ग, नहीं हो जाएगा, एक सतह का। और सभी सतह क्या है, एक ही समान तो है, सभी तो वर्गाकार हैं। और कुल मिलाकर कितने सतह हैं, 6 सतह हैं। यानी समग्र तल के क्षेत्रफल का इसका सूत्र होता क्या है, 6a²। समझे, इतना क्या, वर्ग इकाई। उसके बाद देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें देखिए फिर बोलते हैं ये वर्ग से बना है। एक सतह का क्षेत्रफल a² होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, a²। तो 4 गो बगल वाला का क्षेत्रफल कितना होगा, 4a²। 4a² वर्ग, यहाँ पे आप लिख दें वर्ग, वर्ग इकाई। नहीं, उसके बाद देखिए अगला आयतन का सूत्र क्या होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे तो तीनों क्या है, ए ही है, ए गुना ए गुना ए। तो ए गुना ए गुना ए कितना होगा, ए का क्यूब। इतना क्या, घन इकाई, घन इकाई। और लास्ट इसके विकर्ण का सूत्र कितना होगा, विकर्ण मतलब फिर कहते हैं
विपरीत शीर्ष बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, ये विकर्ण, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसका भी विकर्ण की लंबाई देखिए, आप इस सूत्र का भी प्रयोग करें और इसमें एल, बी और एच सब क्या है? ए ही है, ए के बराबर है, तो आप उसमें डाल भी देंगे तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे घनाभ का होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बात हमेशा इसमें याद रखें, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और सब को क्या करते हैं हम लोग? ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो सबकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग? ए लिख देंगे। तो ए का स्क्वायर जोड़ ए का स्क्वायर। देखिए कुल मिलाकर आपको कितना आया? 3a का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, इसीलिए ये क्या होगा? वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, यानी सिर्फ क्या हो जाएगा? √3 गुना ए। ये क्या है? विकर्ण की लंबाई। इससे देखिए क्या पता चला हम लोग को कि घन में अगर आपको भुजा पता है तो उसमें सिर्फ √3 से गुना कर दे तो आपको क्या पता चल जाएगा? उसके विकर्ण की लंबाई। देखिए कुल मिलाकर यही सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों को क्या करना है? अपने एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो आइए अपने एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। तो आइए बच्चों, आपके एक्सरसाइज संख्या 4 को जल्दी से हल करते हैं। कौन सा एक्सरसाइज हम हल कर रहे हैं? एक्सरसाइज संख्या 4 के प्रश्न उत्तर को हल कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न उसमें कहता क्या है आपको? पहला प्रश्न पे हम लोग जल्दी से आते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि हम लोग के परिवेश के 4 आयताकार एवं 4 घन आकार की वस्तुओं का नाम बताएं। सिर्फ आपको उदाहरण देना है। तो सबसे पहले क्या बोला? एक तरफ आयताकार घन और दूसरी तरफ क्या बोला? सिर्फ घन। आप जानते हैं इन दोनों का क्या कहा गया कि आप कुछ उदाहरण दीजिए अपने परिवेश से। तो देखिए आयताकार घन मतलब ही क्या होता है? आयत घन। और आपको कहते हैं ना, सिर्फ घन लिखा रहे मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर, और आयताकार घन या आयत घन या सिर्फ क्या कहा जाए? घनाभ कहा जाए, तब क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग नाप का होगा। क्या कहा गया? 4 उदाहरण दीजिए आयताकार घन का यानी आयत घन का, और 4 उदाहरण दीजिए घन का। तो आपको 4 उदाहरण देने हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण क्या आप लिख सकते हैं? जैसे हम आपको बताए थे डिब्बा, नहीं, उसके बाद किताब, उसके बाद रबड़ या इरेजर जिसको आप बोलते हैं वो दिए थे, जैसे माचिस नहीं दिए थे। ये सब आप लिख सकते हैं किसमें? आयताकार आकृति की। इससे ज़्यादा भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे माचिस के बाद अगर हम कहें तो कमरा भी लिख सकते हैं, कमरा भी इसी आकृति का हो सकता है। अब घन, इसमें देखिए फिर कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग नाप का, लेकिन घन कहने का मतलब क्या होता है? सब बराबर। इसका उदाहरण लिखते हैं 4 को जल्दी से। पहला ये आप सीधा लिख दें। देखिए डिब्बा भी तो हो सकता है घन आकृति का, नहीं हो सकता? डिब्बा जैसे लूडो का पासा, लूडो का पासा वो एक उदाहरण है किसका? घन का। उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। वैसे देखिए माचिस भी हो सकता है जिसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। वो सब क्या होते हैं? घन होते हैं। कमरा भी इसी आकृति का हो सकता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो। तो ये क्या हुआ? सिर्फ उदाहरण पूछा था, इसीलिए पहले सवाल का यही क्या है? सही जवाब। आइए बच्चों हम लोग जल्दी से 2 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि पास के बने एक आयताकार चित्र के तल, भुजा और शीर्ष बिंदुओं को लिखें। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी जल्दी से हम लोग देखिए हल कर लेते हैं। कहा क्या गया? आयताकार घन है, बोल दिया है। वो क्या है? आयत घन, यानी आयताकार घन है, यानी उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? अलग अलग नाप का है। तो हम लोग जल्दी से पहले क्या करते हैं? एक आयताकार घन या आयत घन बनाते हैं। जल्दी से बना लेते हैं। फिर क्या कहा गया? सबका नाम लिखिए। तल का नाम लिखिए, भुजा का नाम लिखिए और शीर्ष बिंदु का नाम लिखिए। देखिए नाम कैसे लिखा गया? ABCD। सबसे पहले ये दिया गया है ABCD। उसके बाद ABCD हो गया EFGH, EFGH। कहा क्या गया है आपको? सबसे पहले देखिए क्या? तल का नाम बताइए। तल, तल देखिए किसको कहते हैं? सतह को तल का नाम लिखते हैं हम लोग। देखिए
तल का नाम। तल मतलब क्या, सतह होता है। इस सतह का नाम बताइए, यानी इस क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये देखिए एक आयत क्षेत्र है ना, तो इसका नाम क्या होगा, ABHE। ये एक आयत का नाम ऐसे ही लिखते हैं। तो हम लोग क्या है, 6 सतहों का नाम जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ABHE, ये वो हो गया सतह। दूसरा इसका लिखते हैं, क्या होगा, BCGH, जल्दी से लिखते हैं BCGH। ये सब भी जरूरी है जानना। अब क्या करते हैं, पीछे वाले का लिखते हैं, इस सतह का नाम, इसका नाम क्या है, CDFG, CDFG। इसके बाद देखिए बाईं तरफ वाले का नाम लिखते हैं AEFD, AEFD, इसका नाम लिख लिए। तो हम लोग देखिए चारों बगल वाले 4 दीवार का लिख लिया। अब ऊपर और बस नीचे बचा, ऊपर का लिखिए ABCD और नीचे का EFGH। ये देखिए 6 सतहों का हम लोग या 6 तलों का नाम लिख दिए। उसके बाद क्या बोला, भुजाओं का भी नाम लिखिए, भुजाओं का भी नाम लिखिए। तो आप जानते हैं ना, K को भुजा होता है, 12 को भुजा होता है। भुजा किसको बोलते हैं, इस लंबाई को, इस लंबाई को, इस लंबाई को, इस सबको क्या बोलते हैं, भुजा। तो एक एक करके बारहियों का नाम लिख देते हैं। इस भुजा का नाम क्या होगा, EH, इसका GH, जल्दी से लिखते हैं। इस एक भुजा EH, दूसरा का नाम लिख देते हैं GH, इसका FG, इसका EF। देखिए 4 गो नीचे का लिख दिए। अब 4 गो ऊपर का, हमेशा एक लाइन से लिखा करें ताकि कुछ छूट न जाए। इसका ऊपर का लिखते हैं AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD। अब देखिए इस 4 गो खड़ी रेखाओं का नाम लिखते हैं AE, BH, CG और DF। हो गया देखिए 12 गो भुजाओं का नाम। उसके बाद क्या बोला कि शीर्ष बिंदुओं का भी नाम बताइए। सबका नाम ही बताने के लिए कहा गया है, शीर्ष बिंदु का भी, शीर्ष बिंदु का भी नाम बताइए। तो आप जानते हैं 8 गो शीर्ष बिंदु होता है। शीर्ष बिंदु किसको बोलते हैं, इस सब कोना को बोलते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये A शीर्ष बिंदु है, कॉमा, दूसरा B शीर्ष बिंदु, C शीर्ष बिंदु और D शीर्ष बिंदु। अब देखिए EFGH, EFGH हो गया। यही देखिए क्या है आपके दूसरे नंबर सवाल का सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग 3 नंबर सवाल पे आते हैं। 3 नंबर सवाल भी देखिए अच्छा सवाल है, सब कंसेप्चुअल सवाल है, सबको बनाने से आपका कंसेप्ट ही क्लियर होगा। 3 नंबर सवाल देखिए कहता क्या, एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4, 3 मीटर होने से उसमें बृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। देखिए हम आपको पढ़ाते वक्त बताए थे सबसे बृहत्तम डंडा यानी लंबा डंडा जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण होता है। यानी आपको इनडायरेक्टली क्या कहा गया है, विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए कहा गया है। और ये क्या है आपका एक घनाकार घर है, देखिए जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग नाप का है। यानी वो क्या है, एक आयत घन है या आयताकार घन है। तो सबसे पहले जल्दी से आप क्या करें, चित्र जरूर बना लिया करें। एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक आयत घन या आयताकार घन बनाते हैं। उसमें देखिए आपको दिखाते हैं कि कहा क्या गया, उसकी लंबाई है 5 मीटर, उसके बाद चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर कहा गया है। और पूछा क्या है कि सबसे लंबा डंडा, तो गौर कीजिए सबसे लंबा डंडा कौन सा आएगा, इस कोने से इस कोने तक की जो दूरी है यही सबसे ज़्यादा होती है। और यही वास्तविकता में क्या है, इसके विकर्ण की लंबाई है। और यही आपको इनडायरेक्टली पूछा है विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं, वर्गमूल लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग। तो सबका वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग। इतना क्या इकाई, ये क्या है मीटर में है। तो 5 का 25, 4 का 16 और 3 का 9 हो गया। इस सबको जोड़ेंगे तो गौर से देखिए 16 9 25 और 25 25
50 मीटर। नहीं हो गया? अब देखिए इसको थोड़ा सरल रूप में लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 5 मीटर। अब देखिए 5 का देखिए 25 25 दूनी 50, 5 का देखिए जोड़ा लग गया, तो आप जानते हैं ये वर्गमूल से क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो ये कितना आएगा? 5√2 मीटर। यही क्या है? सबसे लंबा डंडा है जो इस घनाभ आकृति के घर में रखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों समय के अभाव के कारण आज के क्लास को हम यही विराम देते हैं। वैसे हम आपको जितना भी बताएं घन और घनाभ के बारे में, उस कंसेप्ट के आधार पे आप आगे के प्रश्नों को बनाने की कोशिश जरूर करें। और यदि न बने तो आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। वैसे बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम घर में ज़रूर रहें ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। धन्यवाद।